तो हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो? ठंड बहुत है जी, अपना ध्यान रखिए ठंड में, और अपने माता पिता को भी ध्यान रखिए। आज हम लोग फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने के दरमियान हम लोगों ने जो कल देखा था उसको 1 से 2 मिनट में समराइज करते हैं। दोस्तों, कल हमने क्या देखा था कि कुछ मैप्स बनी हुई थी। इस तरह से मैप्स बनी हुई थी। ये कुछ तरह इस तरह से थी, और ये हम कहे थे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये था यूरोप, और ये था अपना अफ्रीका, और ये था एशिया। यानी ये भारत था। और हमने ये भी जाना था कि प्राचीन काल में किस तरह से व्यापारिक मार्ग भारत और यूरोप के बीच निरंतर एज इट इज़ बना हुआ था। लेकिन क्या होता है, मध्यकाल के आसपास बीच वाली 18वीं और 16वीं 17वीं सदी में, कि यहाँ पे अरबियन कंट्रीज में बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज होते हैं, जैसे में टर्की हो गए, ईरान, इराक आदि देशों ने यहाँ से जो आक्रमण हुआ, तो यूरोप में जो एक साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, वो दो भागों में टूट गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। और यहीं से सामंतवाद का जन्म होता है। सामंतवाद मतलब फ्यूडलिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो यहीं से शुरू होता है। जो यही सामंतवाद है जो आगे चलकर बहुत ही घातक सिद्ध होंगे। एक तरह से जब कोई महत्वाकांक्षी शासक का मृत्यु होगा, तो ये लोग अपनी शक्तियाँ बढ़ाना शुरू करेंगे और क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व और डोमिनेंस बनाने का काम करेंगे। तो हम इन सभी बिंदुओं को देखेंगे। तो हमने कल एज इट इज इस तरह से बात किया था कि कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने अमेरिका का खोज किया। लेकिन कोई बोल देता है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बट ये स्टेटमेंट जो होना चाहिए, ये होना चाहिए कि भारत से यूरोप को सीधी से इस तरह जोड़ने वाली मात्र एक ट्रेड मार्ग यानी ट्रेड वे यानी व्यापारिक मार्ग का खोज किया वास्को डी गामा। ठीक है, तो आज से इस बात को याद रखिए कि वास्को डी गामा इज नॉट डिस्कवर्ड इंडिया। वास्को डी गामा ने भारत का खोज नहीं किया। इन्होंने मात्र भारत और यूरोप के बीच संपर्क स्थापित करने वाले एक व्यापारिक मार्ग का खोज कर दिया, जिससे यूरोप और भारत के मध्य जो व्यापारिक गतिरोध उत्पन्न हुआ था, रास्ता जो अवरुद्ध हो गया था आने जाने का, पहले शॉर्ट था, तो इस जो रास्ता खुला, इस रास्ता के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच काफ़ी हद तक व्यापारिक गतिविधियां एज इट इज़ चलते गया। ठीक है, तो हमने कल यहाँ तक बात किया था। फिर इस पर भी मैंने कुछ ध्यान केंद्रित किया था कि अफ्रीका के लोग जो थे काफ़ी बर्बर, अनसिविलाइज्ड, रहन सहन की जो प्रवृत्ति थी बहुत ही नीच थी। वे लोग अपनी लाइफ को एग्जिस्टेंस करने के लिए एज इट इज़ जो ट्रेडिशन परंपराएं थी उसी के अकॉर्डिंग चलते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लोग एकदम टहलते रहते थे, कोई मतलब ही नहीं है, क्या लाइफ क्या दुनिया, जो मिला उसी में सुख। इसी का लाभ उठाकर यहाँ के लोगों को दास बनाकर यहाँ का एक कंपनी अमेरिका ले जाता है, और अमेरिका में इन लोगों को बेचता है, और बेचकर खूब सोना चांदी फिर यहाँ ले जाता है, और इस यहाँ से आया हुआ सोना चांदी से भारत जाता है, और भारत यहाँ से ये मसाले, ये सोरा जो बारूद बनाने का काम आते हैं, और अन्य तरह के जो गर्म वस्तुएं, कपड़े, कॉटन वगैरह तेजी गति से फिर कहाँ लाते, यूरोप लाते, और यूरोप के बाज़ारों में वहाँ की कंपनियाँ ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचती। तो इस तरह से क्या हुआ कि यूरोप में धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे लोग डेवलप करते गए, ये कंट्री डेवलप करते गया, और एक समय ऐसा आया कि यूरोप में आ गया पुनर्जागरण। तो आज हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे कि पुनर्जागरण का आने का क्या कारण था। आखिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि रेनेसा जैसी एक विचार आ गया, पुनर्जागरण आ गया। पुनर्जागरण का मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि आज हम हैं, ठीक, आज मान लिया जाए कोई लोग हैं या मैं हूँ अनसिविलाइज्ड हूँ, अनपढ़ हूँ, सॉरी, मैं आज ये हूँ,
लेकिन आज मैं काफ़ी डेवलप हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, दिन पे दिन विकास कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसा समय आए मध्यकाल वाली समय कि वहाँ पे मेरी जानकारी शून्य हो जाए, ना सोचने की क्षमता, ना किसी मुद्दे पे बोलने की क्षमता, ना और कुछ करने की क्षमता ही ना हो। तो वहाँ पे हम सो गए, मध्यकाल में हम सो गए। लेकिन फिर एक समय आता है आधुनिक काल, जिसमें एज इट इज हम डेवलप हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं। और आपको तो हम बताएं कि जब इतना भाग दौड़ हो रहा है व्यापारिक गतिविधियों में, तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से मिलेंगे भी तो। अब जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो उसमें नई नई विचार आएगा, नई नई संभावनाएं जगेगी। तो उससे क्या होगा कि लोगों में माइंड उसका जो है फ्लो करेगा, माइंड खुलेगा। यार वो इतना डेवलप, हम इतना अनसिविलाइज्ड, तो कैसे का वो कारण ढूंढेगा। और जब कोई कारण ढूंढ लेता है तो उस समस्या को भी निदान करता है। जैसे कि हमारे भारत के जितने भी ग्रंथ थे, उन सब में बहुत सारी बुराइयां थी। उन सब बुराइयों पर लोगों ने प्रकाश डाला, और प्रकाश डाला तो उन बुराइयों को खत्म किया। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसे अधिनियम आए। तो इन सब बुराइयों को हम तब सुदृढ़ करते हैं जब हमें संकेत मिलता है, हमारे अंदर आलोचनात्मक शिक्षा आती है। जब आलोचनात्मक शिक्षा आता है तो हम किसी भी चीज़ों को, जो चली आ रही परंपराएं हैं, रीति रिवाज, कल्चर, मूल्य आदि पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और जब प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो वहाँ से हम एक नई शुरुआत करते हैं, जिसमें समतावाद हो, समानता हो, मानवतावाद हो, आदि चीज़ें होती हैं। और इन सब चीज़ों के, समता, स्वतंत्रता, मानवता, इन सब के कड़ी के अनुसार ही लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्र निर्माण की शक्ति प्रबल होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बातें, कल वाली बातें आज मैंने जो बताया वो आज इनफ है। तो आज से हम आगे बढ़ते हैं, और आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे भौगोलिक अन्वेषण को प्रेरित करने वाले कारक। भौगोलिक खोजें कैसे हुई, भौगोलिक इन्वेंशन मतलब जोग्राफिकल इन्वेंशन, भौगोलिक खोजों का दौर कैसे शुरू हुआ, और भौगोलिक खोज के वो कौन कौन से तथ्य हैं जिसको हमको समझना चाहिए। और उसके माध्यम से फिर देखिएगा कि आने वाले समय में एक क्रांति होगा। लोग दूर दूर जाएंगे, व्यापार करेंगे, अपना साम्राज्य निर्माण करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोप की कंपनी, भारत पर ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने शासन ही नहीं किया, रूल ही नहीं किया, बल्कि ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने अपना साम्राज्य निर्माण किया, और उस पर लगभग 200 वर्षों तक शासन भी किया। तो हम उन सभी चीज़ों को जानने वाले हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो अभी जो हम हेडिंग देंगे उसको आप लोग भी देंगे, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मेरा हेडिंग है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी कंसेप्ट होगा, वो सारी आपको समझ में आएगा। तो भौगोलिक खोजों को प्रेरित करने वाला कारण, अब इसमें बढ़ क्या आया, भौगोलिक खोज। खोज मतलब समझिए कि किसी चीज़ को मुझे खोजना है, तो खोजेंगे कैसे, जब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं तो क्या किसी चीज़ को खोज हो सकता है, कोई भूभाग का खोज हो सकता है। तो वही भौगोलिक खोज, जोग्राफिकल इन्वेंशन। दूसरी बात, प्रेरित। प्रेरित करने के मतलब आपके अंदर वो उत्साह, वो प्रेरणा, वो कहाँ से आया, वो प्रेरणा किस माध्यम से आया कि आपको लगा कि नहीं, किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहिए, किसी चीज़ को खोज करना चाहिए। ये भावना किसी के अंदर तभी प्रबल होती है जब उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण और बौद्धिक विकास उसके अंदर विकास होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, कारक का मतलब वो फैक्ट, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फैक्ट हैं जो कि ये खोज के द्वारा प्राप्त होगा। तो भौगोलिक खोजों को प्रेरित करने वाला कारक,
इसके अंदर पॉइंट नंबर आप 1 समझिएगा कि कारक नंबर 1 व्यावसायिक क्रांति। एकदम पहला पॉइंट है, इसको एकदम बहुत ही अच्छा से समझिए कि भौगोलिक खोजों को प्रेरित करने वाला जो फर्स्ट कारक है वो है व्यावसायिक क्रांति। अब व्यावसायिक क्रांति कैसे, ये क्या होता है? व्यावसायिक क्रांति जब लोग एक क्षेत्र से, मान लिया जाए ये भारत है, भारत से जब ये यूरोप जाएंगे तो यूरोप जाएंगे तो यहाँ से जाते हुए इसे एक अलग दृष्टिकोण का पता चलेगा, इसका एक अलग नॉलेज का विकास होगा। दूसरी बात, यहाँ ये जाएगा तो नए नए लोगों से मिलना, नए नए क्षेत्रों में घूमना आदि जैसे कारक होंगे। तो इससे जब दूर दूर निकल कर कभी इधर जाएगा, ये इंडोनेशिया जाएगा, इधर अफ्रीका जाएगा, इधर चाइना जाएगा, इधर इराक ईरान जाएगा, तो जब ये व्यापार करेगा तो इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको प्राप्त होगी, और जब उन सब चीज़ें जब प्राप्त होगी तो उन्हीं के माध्यम से इसके धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्योंकि उस समय एक ऐसा समय था कि दिशा सूचक यंत्र भी नहीं था। हालांकि कुतुबनुमा का खोज हुआ वो बहुत बाद की काल में हुई है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों को दृष्टिकोण बनेगा वो व्यावसायिक क्रांति के माध्यम से, क्योंकि ये वह काल है जिस समय व्यावसायिक क्रांति आ चुका है। और जब व्यावसायिक क्रांति आ चुका है तो लोग दूर दूर जाकर व्यापार करेंगे, और जब दूर दूर लोग जाकर व्यापार करेंगे तो उसकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, उसके नए नए उसको क्षेत्रों का ज्ञान होगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी खोज होगा। तो भौगोलिक खोजों को प्रेरित करने में जो पहला कारक है वो है व्यावसायिक क्रांति। आप समझ रहे होंगे। दूसरा जो पॉइंट है पुनर्जागरण से खोजी दृष्टि। पुनर्जागरण से खोजी दृष्टि, अब ये क्या है इसको समझिए। जब किसी व्यक्ति के अंदर, किसी इंसान के अंदर या किसी समूह के अंदर या किसी कम्युनिटी के अंदर जब पुनर्जागरण आ जाती है ना, तो पुनर्जागरण के माध्यम से वो नई नई चीज़ों को अप्लाइड करना चाहता है, वो नई नई चीज़ों पर रिसर्च करना चाहता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक था कि जब पुनर्जागरण आया तो लोग दूर दूर जाएंगे, नए नए क्षेत्रों के संपर्क में आएंगे, नए नए लोगों के माहौल में आएंगे, तो वो माहौल जो है इसको ज़्यादा प्रभावित करेगा, और फिर इसके माध्यम से इसके दृष्टिकोण जो होंगे आलोचनात्मक होगा। जब आलोचनात्मक होगा तो वो किसी ट्रेडिशन और परंपरागत चले आ रही रीति रिवाजों आदि पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा, और वो एक नई प्रवृत्ति का शुरुआत करेगा, नई प्रेरक का शुरुआत करेगा। तो वो कब आएगा? जब लोगों में पुनर्जागरण आए। एज इट इज आप कहीं बैठे हैं तो बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर में जैसी कोई बात आती है तो आपको लगता है कि नहीं ये करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए उसके पीछे भी आप मतलब तर्क देते हैं कि इस कारण से करना चाहिए। तो वो तर्क वितर्क आप तब करते हैं जब आपके अंदर पुनर्जागरण आता है। जब आप किसी कंडीशन में रह रहे हैं तो रह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जब पुनर्जागरण आ गया तो दृष्टि क्या हो गया? दृष्टि हो गया आपका खोजी। खोजी मतलब वही रिसर्च करना। आप किसी चीज़ को खोजेंगे, जानेंगे और खोजेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वो अंततः कार्य जो होता है आने वाले भावी भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छी होती है। तो ये जो है दूसरा कारण है। तीसरा जो कारण है यहाँ पे है कुतुबनुमा एवं कंपास का खोज। कुतुबनुमा एवं कंपास का खोज, ये जो कुतुबनुमा और कंपास है ये दिशा सूचक यंत्र है। यानी उस समय क्या था कि लोग जब व्यापार करते थे तो समुद्र मार्ग से करते थे।
और इसके पहले के काल में क्या था कि कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था। लोग को सिर्फ यही पता था कि दुनिया गोल है, और ना जाने कितना लोग दुनिया गोल समझकर घूमने निकले और घूमते घूमते खुद गोल हो गए। तो इस सब चीज़ को समझिए, जो कि इस काल में कुतुबनुमा का खोज हुआ। अब दिशा सूचक यंत्र है, अब लोग जाएगा तो देखेगा कि कितना दूरी जाना है, कितना गहराई है, कितना हम ज़मीनी के करीब हैं। तो ये भी एक खोज है जो भौगोलिक खोजों को प्रेरित करने वाला कारक है। अब दूर दूर जाएगा लोग, तो ये डायरेक्शन देगा ना कि मतलब आप कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं। आप ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत लंबी दूरी तय करना है और आप चल पड़े। तो ऐसे में ये जो है डायरेक्शन और दिशा और सूचना देने का काम करेगा। तो ये थर्ड पॉइंट है जो भौगोलिक खोजों का प्रेरित करने वाला कारक बना। दूसरा जो कारक है धर्म प्रचार। धर्म प्रचार, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ मिटाकर, आप लिख लिए होंगे तो मैं फोर्थ पॉइंट ऊपर लिखता हूँ। जो फोर्थ पॉइंट है ये है धर्म का प्रचार एवं प्रसार। धर्म का प्रचार एवं प्रसार, उस समय भी क्या कंडीशन था कि ईसाई, और ईसाई तो था ही, दूसरी बात इस्लाम, और भी यूरोप में जाए तो एक कैथोलिक था, दूसरा प्रोटेस्टेंट था। ये जितने भी धर्म था वो प्रसार एवं प्रचार के लिए उत्साहित था। उत्साहित मतलब इसके अंदर वो प्रेरणा उठ रही थी कि हम अपने धर्म का, हम अपने रिलीजन का दूर दूर जाकर प्रचार एवं प्रसार करें, जिससे क्या हो कि हमारी जनसंख्या बढ़े, हम मजबूती हो। तो ये एक कारक बना जो अब दूर दूर निकलेंगे। अब समझिए इस बात को, अब मान लिया जाए मैं धर्म का ठेकेदार हूँ, मैं यहाँ से निकलूँगा, बहुत दूर दूर जाऊँगा, ये क्षेत्र में वो क्षेत्र में, और जाकर मैं जब जाऊँगा तो जाने के क्रम में मुझे नए नए चीज़ों का ज्ञान होगा, नई नई ज़मीनें मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों के कारण ही एक ये भी कारक बना कि धर्म का प्रचार एवं प्रसार। तो और पांचवा पॉइंट जो है वो है वाणिज्यिक 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 ना लिखकर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वाणिज्यवाद का प्रसार। अब वाणिज्यवाद क्या होता है, यानी इस समय के आसपास जितने भी देश थे उन सब देश के जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, व्यापारिक कंपनियां आदि, सब लोगों ने भी व्यापारिक गतिविधियां पर बल दिया। और जब व्यापारिक गतिविधियां पर बल दिया तो नए नए क्षेत्र में जाएंगे, नए नए कंट्रीज में जाएंगे। और इसी के क्रम अब आगे चल के देखिएगा तो पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलेगा, वास्को डी गामा, जो कहाँ पहुँचेगा, इंडिया पहुँचेगा। और इंडिया में उसे बहुत ही धूमधाम से यहीं के कुछ लोग हैं जो स्वागत करेंगे, और फिर स्वागत ही नहीं करेंगे, इसको शरण भी देंगे। हालांकि इसका विरोध होता है, लेकिन ये सारी गतिविधियां कब हो रही है, यहाँ पे एक कारक आया वाणिज्यवाद। अब देखिए तो वास्को डी गामा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि समुद्र मार्ग से भी हम निकलेंगे तो भारत जैसे देश में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था जमूरिन, और एक व्यक्ति था अब्दुल मलिक, अब्दुल मानिक भी बहुत इतिहासकार कहते हैं। तो एक ने स्वागत किया और एक ने समुद्र से ले जाकर इस कोरा पर इसे व्यापारिक गतिविधियां की जानकारी दी। और फिर यहाँ पे वास्को डी गामा ने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे संसाधन है, बहुत ही ये जो देश है समृद्ध है। तो धीरे धीरे ये अपना प्रसार करेंगे, और किस तरह से प्रसार करेंगे वो सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना होगा कि वाणिज्यवाद के कारण भी, वाणिज्यवाद का प्रसार भी एक भौगोलिक खोजों को प्रेरित करने वाला कारक बना, क्योंकि लोग दूर दूर जाएंगे, व्यापार करेंगे, नए नए लोगों से, नए नए क्षेत्रों से संपर्क में आएंगे। तो ऐसे में भौगोलिक खोजों का भी एक प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी।
तो ये जो बातें थी कि भौगोलिक खोजों का कैसे प्रेरणा मिला है, वो सारी बातें आपको समझ में आया होगा। और इन सब सारी बातों के माध्यम से ही आप एक अच्छा इतिहास का समझ बना सकते हैं। आप सोचिए कि जिस हिस्ट्री पढ़ने वाले इंसान को, विद्यार्थियों को, अगर इस बात की जानकारी नहीं है कि भौगोलिक खोजों का दौर कैसे शुरू हुआ, हिस्ट्री का जड़ क्या है, शुरुआत क्या है, जब इसको बारे में उसकी जानकारी नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो अच्छा इतिहास का जानकार नहीं हो पाएगा। इसलिए इन बातों को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम चले जाएंगे वास्को डिगामा पर। देखिए अब हम जाएंगे वास्को डिगामा पर, क्योंकि वास्को डिगामा जाने से पहले आपको बहुत सारी बातों को बताना ज़रूरी था, ताकि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर, माइंड मैप बनने का एक तैयारी हो। तो आप ऐसे पढ़ेंगे तभी आप एक भली भांति अच्छे विद्यार्थी भी होंगे और एक अच्छे आप टीचर भी होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बेस्ट स्टूडेंट ही बेस्ट टीचर होता है। और ये पढ़ना और पढ़ाई करना का ये दौर है जिसमें लोग जीवन भर सीखते हैं और सिखाते भी हैं। इसलिए मैं आप लोग से भी कहता हूँ कि अगर आपके अंदर भी अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो एकदम आप मुझे आउटपुट दे सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। या मैं गलत बोल रहा हूँ तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि सर दिस पॉइंट इज़ रॉन्ग, है कि नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा एकदम कंसेप्ट टू कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, और जो भी है एकदम रियलिटी पढ़ाऊँगा। इसमें कोई दोराई नहीं है कि कोई बात को बढ़ा के बोल दिया, चढ़ा के बोल दिया। जो बातें हैं हम लोग वही करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग जान लिए कि भौगोलिक खोजों का कैसे दौर शुरू हुआ, और यही भौगोलिक खोजों के कारण अब खोज के दौर में निकलेगा वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा ने एक, समझिए तो पूरा इतिहास को ही पलट कर रखने का काम करेगा। तो इस तरह से पहले एक छोटी सा मैप बना लेता हूँ और उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि ये मैप पे भारत का सही नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। ये भारत है और यहाँ पे था यूरोप, और यूरोप में ही एक छोटा सा देश था। यहाँ पे था पुर्तगाल और यहाँ पे था स्पेन। अब देखिए थोड़ा सा जो हमने पहले बताया है उसी को कोऑर्डिनेट करते हुए हम कुछ यहाँ पे बात बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका समझ जो है दोनों को कनेक्ट करके जो आपका समझ है उसका लेवल बढ़ जाए। तो इस चीज़ को समझिएगा। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और यूरोप कॉन्टिनेंट में दो देश है, एक स्पेन है, दूसरा पुर्तगाल है। और ये एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में ही भारत है और यहाँ पे चीन है, क्योंकि चीन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। अब यूरोप का ही एक देश है स्पेन, और स्पेन का एक शासिका थी मैडम इसाबेल। इसी से समर्थन प्राप्त करके एक व्यक्ति था कोलंबस यहाँ निकला। कोई दिक्कत? हम पता है कि पीछे मैं ये बात बता चुका हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ, और मैं ये फिर क्यों बता रहा हूँ इसका एक अपना महत्व है, इस चीज़ को नहीं भूलिएगा। तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें कि हम इस चीज़ को जानते हैं, पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ पे ला कर कनेक्ट कैसे करेगा इस चीज़ का समझ आपके अंदर मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसकी खोज यहाँ पे वास्को डिगामा ने करता है। और बात ये भी होता है कि अब देखिए इतना बड़ा समुद्री मार्ग था और वास्को डिगामा यहाँ से निकला और उसके कुछ साथी भी निकले, जा रहे थे। जाते जाते कुछ लोग बोला, इसके साथी गण थे तो कुछ लोग बोला कि सर चलिए यहाँ से लौट चलते हैं, इतनी बड़ी समुद्र मार्ग है और पता ही नहीं चल रहा है कि हम इंडिया कब पहुँचेंगे। इंडिया पहुँचे या ना पहुँचे, भूखे प्यासे ऊपर ज़रूर पहुँच जाएंगे। देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि आप इतना बड़ा समुद्री मार्ग तय कर रहे हो, तो उसके अंदर ज़रूरत के जितने भी नीड्स वस्तुएं होते हैं, खान पान कपड़े आदि, पानी लेके जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र का पानी तो आप पी नहीं सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत, तो खाना समाप्त हो रहा था। लोगों ने कहा कि सर चलिए लौट चलते हैं, लेकिन वास्को डी गामा कहाँ मानता। उस तो सीधे वो यही बात बोलता कि हार के आगे जीत है। और बात कुछ ऐसा हुआ कि जब समुद्र मार्ग कुछ आगे बढ़ा तो इधर ज़मीनी मार्ग दिख रहा था। सब लोग खुशियाँ से चल चला कर हंस उठे, और यहाँ पे पहुँचते ही लोगों ने सोचा कि हमने इंडिया का खोज कर दिया, और यहाँ के जो लोग थे उसको नाम दे दिया रेड इंडियन। आज भी यहाँ पे एक देश है जिसको कहा जाता है वेस्ट इंडीज़। तो भारत में, भारत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अमेरिका इधर ही न जा रहा है, तो वेस्ट में, इसीलिए नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़। यानी वहाँ के लोगों को इंडिया कहने का किया, तो कहाँ का इंडिया, तो वेस्ट का इंडिया, ठीक है। और यहाँ के जो कुछ लोग थे उसको कह दिया गया रेड इंडिया। अब देखिए, अमेरिका का खोज भारत के लिए और यूरोप के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यहाँ के धन यूरोप वाले लोग अपने जगह लाएंगे, और यहाँ से जो धन है, यहाँ से धन आया यहाँ, और यहाँ से धन गया भारत, और भारत में जो आया सोना चांदी वो यहाँ से इसके बदले ले गया ये लोग क्या, तो मसाला, गर्म वस्तुएं, और भी खाने पीने की जो भी सामग्रियाँ होती है सारा ले गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में सोने और चांदी का भंडार बढ़ता गया, क्योंकि उस समय करेंसी तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे कि अपने ज़रूरतों के पूर्ति के लिए सोने और चांदी से चीज़ों को खरीदते थे। प्लिनी नाम का एक इतिहासकार है जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है नेचुरल हिस्ट्री। उस किताबे में वो रोता है और कहता है कि यूरोप के लड़कियां सूती वस्त्र का दीवानी हो गई है, जो कि यहाँ से जितना भी सोना चांदी है ये लोग तेजी गति से भारत दे रहे हैं। तो ये जब तेजी गति से भारत आ रहा है तो इन लोगों के लिए ये एक विषय का कारण था। आप समझिए, ये एक बहुत ही विषय का कारण था कि तेजी गति से सोना चांदी कहाँ जा रहा है, भारत जा रहा है, और भारत धीरे धीरे बनता गया सोने की चिड़िया। अब मरता क्या ना करता। अब बात को समझिए, ये समृद्धि होता गया और वास्को डी गामा यहाँ पे पहुँचा। तो इसके आने के पश्चात बहुत सारी कंपनियाँ की भारत में होड़ लग गई। आप यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी जो आई है वो आई है, सबसे पहले आया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर आया फिर आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर आया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह की कंपनियां आई। कंपनियां एकदम एक समूह, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो एक संगठन बना ले, और संगठन बनाकर वो निकले और बहुत अन्य क्षेत्रों में जाकर अपना व्यापार करें। तो वही होता था कंपनियां। अब देखिए, नाम में भी बहुत सारी इसकी महत्वपूर्णता है जो छिपी होती है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, ईस्ट मतलब क्या, भारत। अब पुर्तगाल यहाँ है, अब पुर्तगाल को डायरेक्शन दीजिएगा तो ऊपर वाले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए, तो पुर्तगाल के इधर ईस्ट, क्या भारत तो ईस्ट में ही है, तो पुर्तगाली ईस्ट कहाँ कर रही व्यापार, इंडिया में। तो क्या बनाकर, एक छोटी कंपनी का रूप लेकर, तो इसी को नाम दे दिया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारी कंपनियां यूरोप से आके
होड़ लगा दी और इस तरह से व्यापारिक गतिविधियों को खूब संचालित किया। और फिर आने वाले समय में आप देखिएगा कि भारत जो कि सोने का चिड़िया बनता गया था, उसको इस तरह से धन का निर्गमन होगा कि आगे जाकर दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त आदि जैसे लोग जब कहेंगे कि अंग्रेज जो है तेजी गति से भारत की जो संसाधन और धन है वो ले जा रहे हैं, तब ऐसे में भारतीयों ने इसका विरोध और प्रतिरोध करना शुरू करेगा। तो आप इस बात को यहाँ तक समझे होंगे। तो अब आज का क्लास मैं यहीं तक लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्लास भी जानी होती है, तो समय हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन सब बातों को समझ पाए होंगे। 1 मिनट में इसको समराइज करवा देता हूँ। ये क्या है? तो ये है इंडिया, और इंडिया पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। एशिया कॉन्टिनेंट में ये जो इंडिया है, और ये है यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट का ही एक छोटा सा देश था स्पेन और पुर्तगाल। देखिए यहाँ के इसका जोग्राफिकल कंडीशन भी देखिएगा, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा इंग्लैंड, और यहाँ पे ये सारा समुद्र के किनारे है। ये इसको किसी अन्य प्रतिरोधी राज्य से डर नहीं है। जैसे आज अगर भारत को देखा जाए तो भारत को चीन परेशान करता है, पाकिस्तान परेशान करता है, और जब कोई देश किसी को परेशान करे तो वो देश जल्दी विकास की ओर नहीं जाता है। आप आज़ादी के बाद से देखिए तो 1962 का आक्रमण हो गया, 1965 का आक्रमण हो गया, 1999 का कारगिल युद्ध हो गया, इतनी सारी युद्ध हुई है। उसके बाद भी सोचिए कि भारत की जो आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इन सब चीज़ों पर बहुत बड़ा एक दबाव बनाने का वो सारी गतिविधियाँ काम करती हैं। तो ये छोटा सा देश था स्पेन और पुर्तगाल, बहुत ही सेफ था। और फिर ये लोग यहाँ से निकले और फिर भारत जाना शुरू किए। इसके पहले यूरोप वासियों ने अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक अमेरिका देश का खोज कर दिया था। इसका खोज ही यूरोप के लिए बहुत लाभ सिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ से प्राप्त सोना चांदी सीधे कहाँ जाता था? भारत। और भारत से कच्चा माल, रॉ मटेरियल आते गया, और आगे चल के आप देखिएगा कि यहीं से कच्चा माल प्राप्त के कारण यूरोप में आ जाएगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति। और वही औद्योगिक क्रांति यूरोप में आएगा, और यूरोप के बाज़ारों में उद्योगों का भंडार लग जाएगा, और यूरोप से बनी हुई वस्तुएं सीधे कहाँ पहुँचेगी? भारत। और भारत में पहुँचेगा, और जो भारत की जो क्षेत्रीय बाज़ार, उन सबों को धक्का पहुँचेगा। शिल्पकार, हस्तकार आदि जितने होंगे उन सब को बहुत धक्का पहुँचेगा, और भारत के जितने भी यहाँ पे व्यापारी हैं इन सबों के सामने टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी वस्तुएं पर ना तो टैक्स लगेगी और ना ही कोई पाबंदी होगा। डायरेक्ट ये लोग बाज़ार में लाएंगे और वस्तुओं को कम दामों में बना कर बेचेंगे और लाभ कमाएंगे। तो ये सारी बातें थी। और इसी के दरमियान यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे एक बहुत ही ज्वालामुखी टाइप का उठता था पानी में ज्वाला, उसको कहते थे केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक यूरोप से एक व्यक्ति आया था और रिटर्न हो गया था, इसके आगे वो गया ही नहीं था। वास्को डी गामा के आने का पहले की बात है, लेकिन यहाँ से जो इस तरह पार हो जाता था उसके लिए समझिए सोने पर सुहागा की बात होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास को पढ़ा, और हम लोगों ने जैसे जाना कि भौगोलिक खोजों को प्रेरित करने वाला कारक, उसमें हमने जाना व्यावसायिक क्रांति आना, पुनर्जागरण का आना, धर्म प्रचार प्रसार की दृष्टिकोण होना, है कि नहीं, वाणिज्यवाद का विकास होना, इन सब के कारण ही भौगोलिक खोजों का दौर शुरू हुआ। और इसी के दरमियान वास्को डी गामा यहाँ पहुँचा और कोलंबस यहाँ पहुँचा। ये हमारा हिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट होता है। इसमें देखिए अभी तक मैंने फैक्ट नहीं बताया है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझते के दरमियान चाहेंगे कि फैक्ट को भी रट लें, तो ऐसे में आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। फैक्ट की ओर आदमी को ध्यान जो है ना बहुत आकर्षित करता है। तो इन सब चीज़ों को वैसे विद्यार्थियों को बचना चाहिए जो खास करके आने वाले भविष्य में यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी जैसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, जिसमें एक इंटरव्यू हो और जिसमें
ये मेंस लिखा जाता हो, रिटेन एग्ज़ाम होती हो, तो वैसे बच्चों को बचना चाहिए जो रिटेन एग्ज़ाम या इंटरव्यू आदि जैसे लोग देंगे, क्योंकि वो फैक्ट की ओर भागेगा तो उसके अंदर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना वो बनने में दिक्कत आ जाएगी। तो हमने आज के लिए इतना ही इनफ समझता हूँ, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो इसी तरह आप बने रहें, और बहुत ही आपको आगे इंटरेस्ट आने वाला है। अभी हम लोग तो एक बेस बना रहे हैं कि क्लास को कैसे ड्राइव करना है, तो उस बेस की शुरुआत है। और कल जब हम आएंगे तो हम प्रारंभ करेंगे वास्को डिगामा से, और वास्को डिगामा के बाद पूरी व्यवस्था जो है भारत में आएगी, और भारत में सारी कंपनियां का जो गतिरोध है, आपसी झगड़ाव है, वो सारी गतिविधियों को देखने का काम करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।